नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल सरकार के लिए बनी चुनौती, इस बार खर्च करने पड़ सकते हैं 2.55 लाख करोड़। केन्या में महंगी हुई चाय तो रूस ने भारत की तरफ किया रुख, इस रेट पर करेगा बम्पर खरीदारी। जब किसान की बेटी बोलने लगी फर्राटेदार अंग्रेजी, सुनकर सीएम बघेल ने दिया कुछ ऐसा रिएक्शन। मुर्गी की तरह इस पक्षी के अंडे से भी होगी बम्पर कमाई, पालने से पहले लेना पड़ेगा लाइसेंस। मुंबई में पीएमएफएआई की 54वीं वार्षिक आम बैठक में डॉक्टर जीडी यादव को किया गया सम्मानित। मछली पालन के लिए मिल रही है 60% की सब्सिडी, डबल मुनाफे के लिए ऐसे शुरू करे व्यवसाय। पंजाब की पराली बनेगी केरल के मवेशियों के लिए चारा, राज्यों के बीच हुआ समझौता। केंद्र का नया आदेश, टीवी चैनलों को रोज 30 मिनट तक करना होगा राष्ट्रीय हित से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण। लखीसराय में बीज लेने आए किसानों ने किया हंगामा, कार्यालय छोड़ भागे बीएओ। अब खबरें विस्तार से। किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार धीरे धीरे उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ा रही है, लेकिन अब यही उर्वरक सब्सिडी बिल सरकार के लिए चुनौती बन गई है। कहा जा रहा है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक सरकार किसानों के लिए सब्सिडी राशि को 3 गुना तक बढ़ा सकती है, जो कि वित्त वर्ष 2019 में 74,000 करोड़ रुपए थी। ऐसे में सरकार कोई समाधान उपलब्ध नहीं होने के चलते सब्सिडी बिल को कम करने के लिए अगले साल से कम उर्वरक और गैस की कीमतों पर दांव लगा रही है। आइए जानते हैं आखिर उर्वरक सब्सिडी का गणित क्या है। केंद्र सरकार हर साल उर्वरक सब्सिडी के लिए मोटी राशि खर्च करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये रुझान सरकार के लिए थोड़ा चिंताजनक रहा है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान ही उर्वरक सब्सिडी हर साल एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई, यानी हर साल सरकार को सब्सिडी राशि बढ़ानी पड़ी। 2019 में 73,000 करोड़ रुपए से ये संख्या 2 साल में लगभग 55% बढ़कर 2021 में 1.33 लाख करोड़ रुपए और फिर पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 1.62 लाख करोड़ रुपए हो गई। वहीं अब उर्वरक सब्सिडी बिल के चालू वित्त वर्ष 2022 से 23 में बजटीय लक्ष्य 2.15 लाख करोड़ रुपए की तुलना से बढ़कर 2.55 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने की संभावना है। भारत में चाय की खेती करने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल रूस ने भारत से अधिक मात्रा में चाय खरीदना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है केन्या में चाय महंगे होने की वजह से रूस ने भारत की तरफ रुख किया है। हालांकि रूस के इस कदम से भारतीय चाय विक्रेताओं को काफी फायदा होता हुआ दिख रहा है। इस पर भारतीय चाय व्यापारियों का कहना है कि रूस की वजह से उनकी बिक्री में इजाफा हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद भी भारतीय चाय विक्रेताओं के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अधिक बिक्री के बावजूद भी उनका हित प्रभावित हो सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत किसानों से मिलने के लिए शुक्रवार को विधानसभा जांजगीर चांपा के ग्राम सेमरा में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि धान की कटाई शुरू हो चुकी है। इस साल बारिश अच्छे होने से फसल भी अच्छी हुई है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की शुरुआत भी 1 नवंबर से हो चुकी है। किसान अपनी सुविधा अनुसार टोकन कटवाकर धान बेचना शुरू करें। इसी दौरान सीएम भूपेश बघेल से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पामगढ़ की छात्रा और एक किसान की बेटी तान्या केसरी ने फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर बताया कि स्कूल खुलने से अब फीस की चिंता किए बगैर अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई कर पा रहे हैं। पहले इससे ज्यादा फीस लगती थी। तान्या ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके स्कूल में लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं मिल रही है। शिक्षक भी बहुत सपोर्टिव है। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि आज गांव में बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते देख बहुत खुशी हो रही है। देश में आर्थिक रूप से कमजोर किसान अपना घर चलाने के लिए पशुपालन के साथ साथ मुर्गी पालन भी करते हैं। मुर्गी के अंडों को बेचकर उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। खास बात यह है कि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है, लेकिन इसके अलावा भी एक पक्षी है
जिसको पालकर किसान बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं तीतर की। मार्केट में तीतर की बहुत डिमांड है। कई जगहों पर तीतर को बटेर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप तीतर पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि मादा तीतर एक साल के अंदर करीब 300 अंडा देती है। ऐसे में किसान तीतर को पालकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि तीतर अपने जन्म लेने के बाद 50वें दिन से अंडा देना शुरू कर देती है। हालांकि मुर्गी की अपेक्षा तीतर का आकार काफी छोटा होता है। ऐसे में इसके भोजन पानी पर भी कम ही खर्चा होता है। साथ ही 4 से 5 तीतर पालकर इसका व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। तीतर का अंडा मुर्गी की तरह सफेद नहीं बल्कि रंगीन होता है। इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर्म्युलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया PMFAI द्वारा 54वीं वार्षिक आम बैठक 10 नवंबर की शाम मुंबई में आयोजित की गई, जिसमें उद्योग जगत के कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने भाग लिया। बता दें, इस कार्यक्रम में कृषि जागरण के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक के साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PS सैनी भी शामिल रहे। साथ ही PMFAI के अध्यक्ष प्रदीप दवे ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद प्रख्यात वक्ताओं के एक पैनल ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे प्रोफेसर डॉक्टर GG यादव को रिसर्च, इनोवेशन इन ग्रीन केमिस्ट्री, कैटालिसिस, नैनो टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग और शिक्षा में अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए सितंबर 2020 को PM मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। मछली पालन के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी योजना है। इस स्कीम के तहत किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण और ऋण प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपने जिले या तहसील के मत्स्य पालन विभाग से संपर्क करना होगा। इस योजना में महिलाओं को 60%, अन्य सभी को 40% तक की सब्सिडी या 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। मछली पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने राज्य की मत्स्य पालन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। PM मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए नजदीकी सहकारी बैंक में फॉर्म भरें। इसके तहत नाबार्ड सब्सिडी योजना के तहत लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही PM मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन क्रेडिट कार्ड बनवाकर 1,60,000 रुपए का बिना गारंटी के लोन भी आप ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम 3 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। पंजाब सरकार ने केरल सरकार को पशुओं के चारे के रूप में धान की पराली उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि सरकार के इस कदम से पंजाब के किसानों को पराली से निपटने में आसानी मिलेगी। इससे किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार केरल की पशुपालन मंत्री जे चिंचुरानी ने इस पर कहा है कि केरल में डेयरी आजीविका का मुख्य स्रोत है। राज्य के लाखों किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। देश में पंजाब के बाद केरल दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पिछले कुछ सालों में पशुओं को खिलाने की उच्च लागत ने डेयरी संचालन और विकास पर असर डाला है। इस पहल को दोनों राज्यों के लिए फायदे का सौदा बताते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार केरल सरकार की हर संभव मदद के लिए तैयार है। राज्यों के बीच हुए समझौते को समय पर सामने रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश 2022 को मंजूरी दे दी है। इस आदेश के तहत चैनलों के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि चैनलों को इस तरह की सामग्री तैयार करने के लिए समय दिया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के तहत हर दिन कम से कम 30 मिनट का समय लोक सेवा और राष्ट्रीय हित से संबंधित सामग्री के प्रसारण के लिए दिया जाना है। कार्यक्रम को तैयार करने के लिए चैनलों को 8 थीम दी गई है। सरकार के इस आदेश के पीछे तर्क ये है कि
एयरवेव सार्वजनिक संपत्ति है और समाज के सर्वोत्तम हित में इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। लखीसराय सदर प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में शुक्रवार को बीज लेने आए किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों की भीड़ और हो हंगामे देखकर प्रखंड कृषि पदाधिकारियों अवधेश कुमार सहित कार्यालय के अन्य कर्मी कार्यालय छोड़कर भाग गए। इसको लेकर किसान और आक्रोशित हो गए। करीब 7 घंटे तक सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष किसानों की भीड़ ई किसान भवन में हो हंगामे करते रहे, लेकिन किसी ने इन किसानों की सुध नहीं ली। बीज नहीं मिलने से नाराज किसान प्रखंड कार्यालय गए, वहां भी बीडीओ नहीं मिले। जिला कृषि कार्यालय गए तो वहां भी कोई नहीं मिला। थक हार कर किसान बिना बीज लिए बैरंग वापस लौट गए। किसानों का कहना था कि कई दिनों से बीज के लिए आ रहे हैं, लेकिन बीज नहीं मिल रहा और ना ही बीज वितरण की कोई जानकारी दी गई है। किसानों ने आरोप लगाया है कि बीज डीलर और कृषि समन्वयक मिलकर मनमाने ढंग से अपने चहेते किसानों के बीज वितरण कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। बता दें, 8 दिसंबर को चुनाव नतीजे घोषित होंगे। मतदाता चुनावी मैदान में उतरे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, माकपा, बसपा और निर्दलीय समेत 412 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस सियासी जंग में भाजपा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर सरकारें बदल जाने का रिवाज बदलने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में लौटने का प्रयास कर रही है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उनकी पत्नी मल्लिका नड्डा ने बिलासपुर के मतदान केंद्र संख्या 53 विजयपुर में मतदान किया और इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि सुबह से जिस तरह का माहौल देख रहा हूं, उससे मुझे लगता है कि लोगों में जोश है और ये जोश कुछ बेहतर करने के लिए है। मैं लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने का अनुरोध करता हूं। जहां तक सवाल है चुनाव का, तो मैं सुबह से ही जिस तरीके का वातावरण देख रहा हूं और यहाँ भी आया तो जो मैंने वातावरण देखा, मुझे लगता है कि एक तरीके का उत्साह लोगों के मन में है और वो उत्साह सही दिशा से सही बात को लेकर के है और मुझे लगता है कि मैं इस उत्साह में अपने आप को भी शामिल करता हूं और निवेदन करता हूं सबसे कि अधिक से अधिक मतों में अपना प्रयोग कीजिए और प्रजातंत्र को और मजबूत कीजिए। इसके साथ ही पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने पत्नी, बेटे, केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, बहू व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समीरपुर पोलिंग बूथ पर मतदान किया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में हमारी सरकार दोबारा बनी है। इस बार हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी ऐसे होने जा रहा है। भाजपा सरकार में सुशासन, विकास और जन कल्याण के कई काम हुए हैं। हर राजनीतिक दल, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देती है, उस पर दाव खेलती है कि वो जीते, आए, सरकार बनाए। उसी तरह से हमें जहां से लगा जो व्यक्ति जीतने वाला उनको टिकट देने का काम किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम तेजी से बदल रहा है और साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से कोहरा दिखाई देने लगा है। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में कोहरा अधिक पड़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अभी भी प्रदूषण बहुत खराब कैटेगरी में बना हुआ है। और आज एफटीपी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 कोयम्बटूर, नंबर 2 राजमुंद्री, नंबर 3 शिमला और नंबर 4 कटक। तो देरी किस बात की है, फटाफट से इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीपी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।